फ्रेंड, मैं हूं जीएस ऑल गुरु और स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म 1.0। और आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही का एक फिर से सेशन ले रहे हैं जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जो है वो साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। जी हां दोस्तों, जैसे कि पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम लगातार 2 बार हो चुका है, एक 7 तारीख को हुआ था और एक 14 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं एग्जाम के बारे में तो जो हमारा बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में हो चुका है और आने वाले हमारे बिहार पुलिस के जो भी कैंडिडेट है जिनका एग्जाम शेड्यूल किया गया उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस तरह से हमारे प्रीवियस क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार पुलिस का कहीं ना कहीं फॉर्म भरे हैं और जिनका एग्जाम शेड्यूल्ड है उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो आने वाले समय में बिहार पुलिस का जो 20,000 पद आने वाली है वैकेंसी, उसका अगर फॉर्म भरने वाले हैं तो उसके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस सेशन को आप लोग तमाम ग्रुप एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप है मैं भी शेयर कर देता हूं अपने ग्रुप में, ताकि बच्चों को यह मालूम चल सके कि भैया मैं लाइव आ चुका हूं। जैसा कि पता होगा कि बिहार पुलिस की इस बार वैकेंसी जो है वो री एग्जाम ले रही है और एक बार फिर जो है वो बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है 20,000 पदों पर। इसलिए वैसे बच्चे जो हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, तो जितने बच्चों का आवाज नहीं आ रहा था तो हमारा टेक्निकल टीम के कारण ये लोग थोड़ा सा अभी टेक्निकल टीम जो हमारे हैं काफी लेजनेस है। मैं आपके सामने आके बोल रहा हूं हमारा टेक्निकल टीम का कोई टीम ही नहीं है। ठीक है, पब्लिकली मैं बोल रहा हूं इन लोग को कोई काम कर दो तो एक काम में लोग अपना दिन निकाल देते हैं। तो टेक्निकल टीम के कारण हमारी पूरी मेहनत बर्बाद गई। ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, गलती कोई और करता है माफी कोई और मांगता है। ठीक है, अपने टेक्निकल टीम तरफ से हम माफी मांगते हैं। ये लोग कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें केयरलेस होते हैं इतने कि आप लोग का जो है भविष्य कहीं ना कहीं खराब खतरे में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग
इन लोग को कमेंट में बढ़िया बढ़िया चीज लिख दिए ताकि ये पढ़ लें और इसको सतर्क रहें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं स्वागत आप सभी का। मैं हूं जीएस ऑल गुरु और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही का कांस्टेबल का साइंस का क्वेश्चन। इसमें साइंस के वो क्वेश्चन है जो बेहतरीन लेवल के हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वैसे बच्चे जो इस बार हमारे सेशन का हिस्सा बन रहे हैं वो इस सेशन को दबा के अपने ग्रुप में शेयर कर दे। मैंने अपने तमाम ग्रुप में शेयर कर दिया है। बात करते हैं, इसमें आपको वैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे बिहार पुलिस का जिसमें कि आपको लगेगा कि हां सर क्वेश्चन का लेवल है। चूंकि साइंस का क्वेश्चन मैंने खुद जो है पहले इन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और फिर इसको टाइप करवाया, इसलिए वैसे बच्चों जिस बार बिहार पुलिस सिपाही देने जा रहे हैं या फिर आने वाले बिहार पुलिस 20,000 पदों में कहीं ना कहीं फॉर्म भरेंगे तो उनके सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, अरविंद नारायण भट्ट, ओके सर जी। ठीक है, वो तो हमारा टेक्निकल टीम के कारण मेरा साउंड नहीं आ रहा था। इन लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि साउंड देख लो, लेकिन पता नहीं है अपने ही साउंड में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया सा कमेंट इन लोगों को दे दीजिएगा। नाम उनका नहीं बोलेंगे, टेक्निकल टीम लगाकर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इनका। ठीक है, चलिए चूंकि जाहिर सी बात है किसी इंसान को एक बार छोड़ा जाता है, 2 बार 3 बार किसी को नहीं छोड़ा जाता है। हमारी पूरी मेहनत 1 स्लाइड 2 स्लाइड सब बर्बाद हो गई। क्या है, साउंड नहीं आ रहा। ये मेरा काम नहीं था, ये टेक्निकल टीम का काम था। बात होती है निम्न में से किसे लिंग गुणसूत्र नहीं होते, यानी कौन सा ऐसा इसमें जीव है जिसमें लिंग क्रोमोजोन नहीं होते। याद रखिएगा, लिंग क्रोमोजोन की मैं बात करता हूं तो लिंग क्रोमोजोन बेसिकली सभी में होते हैं। हम बात करते हैं पुरुष और महिला में, तो पुरुष और महिला का लिंग क्रोमोजोन ही तय करता है कि उसका बेटा होगा या बेटी होगा। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका लिंग क्रोमोजोन नहीं होता है? क्या वो बंदर होता है, चीता होता है, तितली होती है, छिपकली होता है? तो याद रखिएगा, छिपकली एक ऐसा है जिसमें कि लिंग क्रोमोजोन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लिंग क्रोमोजोन देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी हो जाता है सर जी, हाँ कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, वेरी गुड। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकते हैं। याद रखिएगा, आमतौर पर जितने भी पक्षी होते हैं वो अपने ऊपरी जबड़े को हिला नहीं पाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा एकमात्र पक्षी है जो ऊपरी जबड़े को हिलाता है? तो याद रखिएगा, सभी पक्षी जो है वो मनुष्य का आवाज नहीं निकाल सकते हैं, मनुष्य का कॉपी नहीं कर सकते हैं। एक ही ऐसा पक्षी है जो मनुष्य को कॉपी करता है। उस पक्षी का नाम क्या है? तो उस पक्षी का नाम है, क्या कबूतर है, तोता है, गिद्ध या गौरैया है? तो याद रखिएगा, तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने ऊपरी जबड़े को हिलाता है, जिस कारण से वह हमारे सभी किए गए बातों को उच्चारण कर लेता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मिठू कटोरे कटोरे, तो बोलता है कटोरे कटोरे। क्या कबूतर बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। कारण क्या है? कबूतर हो या फिर बात करते हैं गिद्ध हो या गौरैया हो, इसके ऊपरी जबड़े हिल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लेवल देख रहे होंगे किस तरह का क्वेश्चन का लेवल है। काफी बेहतरीन लेवल आपके सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इसमें से कौन सा कीट यानी इंसेक्ट के ग्रुप में नहीं आता? क्या वो खटमल है, क्या वो मकड़ी है, घरेलू मक्खी है या फिर मच्छर है? तो याद रखिएगा, मकड़ी जो होती है, मकड़ी ये कीट के प्रजाति में नहीं आती है, इंसेक्ट के कैटेगरी में नहीं आती है। क्लियर है। चलिए, तो दबा के सेशन को शेयर कीजिए। अब आ रहा है सर शिवम कुमार, हाँ, राजनारायण, ओके, ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वो घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनुपरांत नर को मार देता है? याद रखिएगा, आमतौर पर मानव शरीर में मादा और पुरुष के मिलन से नए बच्चों का जन्म होता है, लेकिन कौन सा ऐसा हमारा इंसेक्ट है जो कि आफ्टर मीटिंग जो है वो फीमेल मेल को मार देती है, यानी नर को मार देती है। यानी मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद नर का मरना तय है। कौन सा ऐसा है? क्या वो ड्रैगन फ्लाई है, मधुमक्खी है, मकड़ी है या फिर पीट वाइपर है? तो याद रखिएगा, मकड़ी में अगर नर मकड़ी की बात करते हैं, याद रखिएगा, नर मकड़ी की बात करते हैं तो नर मकड़ी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको मार दिया जाता है। किसके द्वारा? तो मारा जाता है मादा मकड़ी के द्वारा। यानी मादा मकड़ी और नर मकड़ी में अगर मीटिंग होता है तो उसमें नर मकड़ी जो है वो मारा जाता है। ये भी हमारे साइंस का एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि आफ्टर मीटिंग जो नर मकड़ी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, कितना शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। अगर क्वेश्चन शानदार है तो दबाकर एक बार लिखेंगे कि सर क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि आज ये हमारा पहला सेशन है, मतलब आज कहते हैं आज के दिन का ये पहला हमारा यूट्यूब सेशन है, तो काफी एनर्जी से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग पूरी एनर्जी से। दोपहर का टाइम में काफी ज्यादा धूप है बाहर, तो घर में रह के आराम से अपने पंखा के नीचे आराम से ब्लूटूथ लगाइए, फिर अपना फोन लगाइए और बढ़िया से पढ़िए लास्ट तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकार प्रकोष्ठ हृदय होता है? यानी थर्ड जो होता है, थर्ड चेंबर, 3
तीन चेंबर हार्ट किसमें होता है? तो हार्ट का तीन चेंबर किसमें होता है? क्या बंदर में होता है, मगरमच्छ में होता है, मछली में होता है? नहीं भैया, वो होता है मेढक। किसमें होता है? मेढक जो है उसमें तीन चेंबर होता है। और ये साइंस का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, चाहे वो बिहार दरोगा ही क्यों ना हो और ये बिहार सिपाही ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए वेरी गुड। सभी लोग का कमेंट बिल्कुल रुका हुआ है, जितने लोग का कमेंट बिल्कुल रुका हुआ है, रवि राज हुआ या फिर अरविंद नारायण हुआ, शिवम कुमार, एक बार कमेंट को एक बार फ्लो करते रहिए और एक बार दिल भेजते रहिए। ठीक है, एक बार दिल भेजते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वो श्वास लेते हैं? यानी हम लोग आमतौर पर हमारे शरीर में खून है तभी हम लोग सांस लेते हैं। अगर खून की मात्रा खत्म हुई तो सांस की मात्रा खत्म हुई। लेकिन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें खून नहीं है फिर भी लेता है? तो तिलचट्टा में तो खून होता है लेकिन ये लाल नहीं होता है। केचुआ में भी खून होता ही है, मछली में भी खून होता ही है। हाइड्रा याद रखिएगा, हाइड्रा जो पानी में पाया जाता है, हाइड्रा जो पानी में पाया जाता है, इसमें हमारा खून नहीं होता है फिर भी ये सांस लेता है। आपको याद हो आज से 7 साल पहले गंगा जी में एक रूमर्स फैला था, अगर आपको याद होगा तो, पटना एनआईटी या फिर गायघाट इलाका में एक रूमर्स फैला था आज से 7-8 साल पहले कि हाइड्रा जो है वो लोगों के पैर को खींच करके डुबो के मार दे रहा है। ठीक है, ये आप लोग घटना सुने होंगे। ये वही हाइड्रा है जिसके बारे में सुन रहे हैं कि इसने लोगों को पैर जो है वो नीचे से खींच करके मार दे रहा था। ये वही हाइड्रा है। इसमें क्या होता है? खून नहीं होता है लेकिन तब फिर भी ये सांस लेता है। बाद में इस हाइड्रा को जो है वो प्लांट की तरह हटाया गया था। क्लियर है? क्लियर है? गुड आफ्टरनून सर जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रविराज कभी कभी हो जाता है। दीपक बहुत लेट से आप आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइटस जो है वो अच्छी वृद्धि करते हैं किस में? तो हेलो और फाइटस की बात करते हैं तो हेलोफाइटस किस में होते हैं? क्या एसिडिक सॉइल में करते हैं, क्या वो कोल्ड सॉइल में करते हैं, कैल्शियम रिच में करते हैं या फिर एल्कलाइन में करते हैं? तो याद रखिएगा हेलोफाइटो की बात करते हैं, ये हमेशा बेस्ट जो है वो क्षारीय मृदा में करते हैं, यानी अल्कलाइन में करते हैं जिसमें एसिड नहीं होता। क्योंकि एसिड होगा तो ये मारे जाएंगे। ठीक है, एसिड होगा तो ये मारे जाएंगे, इसलिए ये बेसिक जो होता है, अल्कलाइन को हम लोग बेसिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक भी बोलते हैं। तो ये बेसिक में ग्रो करते हैं कौन? हेलोफाइटस। क्लियर है? अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा तो एक बार बताइएगा। कौन कर रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? यानी शरीर के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर होता है? याद देखिएगा, शरीर के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर होता है? क्या वो आपका एरिकिड्स होता है, क्रेटियस होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर आपका मारूपिस होता है? ये VBI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर दे देगा मैं मान जाऊंगा कि वो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है। तो याद रखिएगा, शरीर की जो रचना होती है, शरीर की रचना का अगर मैं बात करता हूं किस वर्गीकरण में लॉबस्टर होते हैं, तो लॉबस्टर होता है क्रेस्टेशियन। क्या होता है? क्रेस्टेशियन में लॉबस्टर होता है। ये VBI क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं। ये VBI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपेगा तो छपेगा, याद रखना। एग्जाम में छपेगा तो छपेगा, याद रखना। और ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है, कौन सा ऐसा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास भी करता है और प्रजनन भी करता है? तो याद रखिएगा वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है जो स्वयं डेवलप भी होता है और स्वयं क्या करता है? रिप्रोड्यूस भी करता है। यानी इसको रिप्रोड्यूस होने के लिए फीमेल नहीं चाहिए, ये स्वयं जो होता है वो अपना रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है? क्लियर है? दीपक कुमार क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, आप लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं, बेसब्री से आते हैं और बेसब्री से चले जाते हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं एक शक का घेरे में लगता है कि आप लोग 8 बच्चे आए और अभी बिल्कुल कम मात्रा दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ाते रहें। हालांकि हो सकता है कि घर में कुछ काम भी होते हैं, ये मैं समझ सकता हूं। हमारे मिडिल क्लास में क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो लोग आपको कुछ काम बता देते हैं, तो ये काम का भी थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, खस्सी जिसको बोलते हैं, आप लोग खस्सी का मांस खाते हो ना? तो खैर अभी तो सावन चल रहा है, तो किसी का मांस खाते नहीं होंगे। जब हम लोग बेसिकली मुर्गा खाते हैं या फिर कहते हैं खस्सी खाते हैं, तो हम इसमें कौन से उपभोक्ता हुए? प्राथमिक हुए, द्वितीयक हुए या तृतीयक हुए? तो याद रखिएगा हम लोग द्वितीय उपभोक्ता हुए। क्यों द्वितीय? क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो तो स्वयं हो गया जिसने वो घास को खाया है। जैसे कि क्या होगा कि जो बकरी है उसने घास को खाया तो वो प्राथमिक हो गई, हमने बकरी को खाया तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो गए, प्राइमरी नहीं होंगे। क्लियर है? सेकेंडरी हो जाएंगे। क्लियर है? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और सेशन को शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट,
डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं। आपको पता होगा डॉल्फिन जो है वो हमारे गंगा में पाई जाती है और इसको बचाने के लिए गंगा डॉल्फिन रिसर्च स्थान बनाया गया है हमारे पटना एनआईटी में। ये क्या होती है? मत्स्य होती है क्या? मछली होती है, उभयचर होती है, सरीसृप होती है या फिर स्तनी होती है? तो जो बच्चे देते हैं वो स्तनपायी होते हैं और डॉल्फिन बच्चे देती है ना कि अंडे देती है। आमतौर पर सभी मछलियां अंडे देती हैं लेकिन डॉल्फिन जो है वो बच्चे को जन्म देती है, इसलिए क्या हुआ? वो स्तनपायी हुआ, आपका मैमेलियन हुआ। क्लियर है? जो बच्चे केवल जा रहे हैं और आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं उनका फिर से मैं स्वागत करता हूं और लगातार आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ठीक है? शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है? ठीक है, एक मिनट, ये माइक थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, क्लियर है? आवाज तो आ रही है? आवाज बिल्कुल आनी चाहिए, आवाज रुकनी नहीं चाहिए। सूरज कुमार बी नहीं, सूरज बी नहीं होगा, इसका मैमल्स होगा। क्या होगा? मैमल्स होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? तो जाहिर सी बात है, जल से बाहर मरेंगी तो क्या उनका तापमान बढ़ जाएगा? क्या वो सांस नहीं ले पाती हैं? क्या वो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेती है? तो नहीं सर, वो सांस नहीं ले पाती हैं, इस कारण से वो मर जाती हैं। क्योंकि ये जल में ही श्वास लेती हैं, जल में ही वो सांस लेती हैं। और जल में सांस किससे लेती हैं? तो वो अपने गिल्स से लेती है। क्या लेती हैं? गिल्स। क्लियर है? क्लियर है? सेशन देखिए, इसमें याद रखिएगा जितने भी इसमें साइंस का क्वेश्चन है वो सारे बेहतरीन क्वेश्चन है जो बेसिकली मैं आपके लिए ही लेकर आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एम्फीबियन क्या बताता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग। एम्फीबियन बहुत तेजी से चलने वाला नाव को? बिल्कुल नहीं। केवल जल में ही रह सकने वाले पशु को? बिल्कुल नहीं। केवल स्तर पर ही रहने वाले पशुओं को? जल और स्थल दोनों पर रहने वाला पशु जो होता है वो एम्फीबियन होता है। जैसे कि आप क्या एम्फीबियन है? नहीं। क्या सर मगरमच्छ एम्फीबियन है? बिल्कुल। क्या सर कछुआ एम्फीबियन है? बिल्कुल। तो जो जल और पानी दोनों में रहे वो एम्फीबियन है। क्लियर है? चंपा रहा है, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून चंपा, काफी लेट से आप आई। लगातार सेशन में बने रहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका बात करते हैं बिहार पुलिस का, तो इसमें साइंस के क्वेश्चन वो हैं जो आपको बिहार के सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें सबसे बात हो रहा है उच्च वेग। उच्च वेग क्या होता है भैया? तो हाई वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है मैक। तरंग दैर्घ्य जिसको वेवलेंथ बोलते हैं उसको मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। दाब का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। और ऊर्जा जो होता है वो होता है जूल। यानी A का 1, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। ये हो गया हमारा आंसर A1 B2 C3 D4। क्वेश्चन का लेवल कैसा ये बताइएगा। सारे क्वेश्चन बेहतरीन रहने वाले हैं, बिल्कुल फिल्टर कर करके क्वेश्चन आए आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? आपको पता होगा एक होता है अदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक होता है अदिश जिसको हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अदिश और अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर, और एक होता है वेक्टर। तो एक होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर बोलते हैं, और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो यानी एमडी हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी? तो याद रखिएगा मोमेंटम जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए मोमेंटम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। बाकी प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है? सेशन अगर अच्छा लगा दबा कर शेयर करें, और जो भी बच्चे अभी आए हैं बता देते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अतुल वैभव बिहार विधानसभा एसओ का एग्जाम डेट कब तक आएगा सर? इसके लिए मैं आपको जस्ट इसके बाद एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल से उसको अपलोड करूंगा, देख लीजिएगा बिहार विधानसभा का क्या कुछ अपडेट है। क्योंकि कल मैं रात में उसी सिलसिले में बात कर रहा था और बात करने पर मुझे एक नया फैक्ट समझ में आया जिसको कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करूंगा अभी कुछ देर में। तो आप सारे बच्चे उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे उसको एक बार देख लीजिएगा। जो भी बच्चे हमारे यहां पर हैं, जो बच्चे हमारे बिहार विधानसभा के बच्चे यहां पर आए हैं, एक बार देख लीजिएगा मैं क्या वहां पर अपलोड करने वाला हूं। ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है। और जो बच्चे आए हैं वो उस पूरा सेशन को देख कर जाएंगे, ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन पूछने आए हैं। अगर क्वेश्चन पूछने आए हैं अतुल वैभव तो दिक्कत है, फिर मैं आपको कहीं ना कहीं उस लायक नहीं समझता हूं कि केवल आप क्वेश्चन के लिए यहां पर नहीं आए, केवल एग्जाम के लिए पूछने के लिए आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्व, विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि है? फिर से मैं एक ही बात कहूंगा कि यहां पर कौन सा जो है वो सदिश राशि है। एक होता है अदिश जिसको बोलते हैं स्केलर, और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर वेक्टर में से कौन सा वेक्टर है बताइएगा। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा जो है वो सदिश राशि है। सदिश राशि है, क्या वो ऊर्जा है, एनर्जी होता है? सर मुझे तो नहीं पता एनर्जी होता है, शक्ति
होता है? बिल्कुल नहीं। क्या दाब होता है? बिल्कुल नहीं। तापमान होता है? बिल्कुल नहीं। गुरुत्व होता है? बिल्कुल नहीं। सर आवेग तो मुझे पता है कि आवेग जो है, आवेग जो होता है वो हमारा सदिश होता है, तो क्या मैं ए मार सकता हूं? बिल्कुल मार दो। आवेग जो होता है वो सदिश राशि होता है। क्लियर है? क्लियर है? सेशन अगर अच्छा लगा दबा के शेयर करें। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, उसी को बोलते हैं, उसी वही सेम क्वेश्चन है अंग्रेजी में। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है। जो भी लोग लॉज में रहकर खाना खुद से बनाते हैं, याद रखिएगा, जो बच्चे लॉज में रहकर खाना खुद से बनाते हैं, अगर खाना खुद से बनाते हैं तो बता दो जरा ये चीज कि क्या आप जो कुकर इस्तेमाल करते हो उसके बारे में कुछ जानते हो? तो कहोगे सर जानते तो हैं, कुकर में 3 सीटी लगाते हैं, चावल में, दाल में लगाते हैं 2 सीटी। वो तो सबको ही जानता, वो तो जाहिल भी जानेगा। शिक्षित व्यक्ति जानता है कि कुकर किस पर काम करता है? तो नहीं सर, ये याद रखिएगा, अगर कुकर में उच्चतम ताप तभी होगा जब 2 चीज डिपेंड करेगा कुकर में। एक तो कुकर में आप कितना मुट्ठी चावल डाले हैं, यानी 4 कप, 5 कप, 6 कप, ठीक है। तो एक तो होगा कि कुकर में रखा गया वजन, और दूसरा कुकर का छेद का क्षेत्रफल। जो सीटी होता है, सीटी जो होता है, सीटी जो मारता है उसमें जो छेद होता है उसका क्षेत्रफल। यानी अगर छेद छोटा रहेगा, वजन कम रहेगा तो जल्दी सीटी मारेगा, और अगर छेद बड़ा रहेगा उसका सीटी का और वजन ज्यादा रहेगा तो लेट से मारेगा। यानी कुकर में जो हाई टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कितना हाई होगा वो कुकर में रखे गए वजन, यानी कितना कप उसमें चावल डाले हो, और साथ ही साथ उसमें जो सीटी का जो छेद होता है उस पर तय करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और ऊपर पर रखा गया वजन, ना कि ऊपर, ये दोनों कुछ नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो वैसे बच्चे जो लॉज में रहते हैं, समझ में आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अंग्रेजी वर्जन। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है। आज तक तो आप लोग हवाई जहाज में अगर यात्रा किए होगे तो ठीक बात है, लेकिन नहीं यात्रा किए हो तो याद रखना, अपने पैसों से यात्रा करने का मजा कुछ और रहता है। जब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को लीजिएगा और तब आप हवाई जहाज का यात्रा कीजिएगा तो एक अलग मजा होता है। हवाई जहाज में कभी भी पेन लेकर मत जाना, बता देते हैं। कुछ व्यक्ति जो पहली बार हवाई जहाज में, मैंने बहुत लोग को देखा फ्लाइट में बैठते हुए, वो क्या करता है, उसका पेन रखे की आदत है। खास करके मास्टर लोग का देखे, वैसा मास्टर जो पढ़ा लिखा नहीं, खाली नाम का मास्टर है। बहुत मास्टर लोग का देखे ऐसे पेन रख लेगा, बहुत लोग को देखे, हम लोगों ने देखा फ्लाइट में पेन रख के चलता है। हालांकि एयर होस्टेस बीच में रोक देती है, जब भी आप गेट पर घुसते हैं तो एयर होस्टेस का काम यही होता है, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, सर अपना पेनवा हमको दे दीजिए सर, ये आपका गंदा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग इकोनॉमी क्लास से घुसते हैं, इकोनॉमी क्लास में बैठते हैं, तो कभी कभी एक आध बंदा छूट जाता है जिसका हाथ में पेन रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि वहां पर जो होता है वो पेन से स्याही निकलने लगती है, क्योंकि नीचे में जो हमारा प्लेन होता है इसमें वायु दाब ज्यादा होती है। जब नीचे में हमारा प्लेन होता है तो वायु दाब ज्यादा होती है, और जैसे ही प्लेन उड़ जाता है तो यहां पर वायु दाब कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, नीचे ज्यादा है तो जो पेन में स्याही है वो प्रेशर से अंदर है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है प्रेशर खत्म, बुल से बाहर निकल जाता है क्या, स्याही। यानी क्या कहेंगे, वायु दाब में कमी के कारण। क्लियर है? क्लियर है? याद रखिएगा, नीचे प्रेशर आपको ज्यादा महसूस होगा ऊपर के तुलना में, ऊपर प्रेशर कम होता है। क्लियर है? क्लियर है? जी सर, जी सर, जी सर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। रॉकेट किस पर काम करता है, यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो रॉकेट जो काम करता है वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी पर काम नहीं करता है। रॉकेट जो होता है वो देखे होंगे, कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करते हैं, एक तो ऊपर जाता है और दूसरा जो है वो नीचे जो है वो अपना धुआं छोड़ता जाता है, वो कंजर्व मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व करता है। हालांकि अगर बात करता है कि रॉकेट किस लॉ पर काम करेगा, अगर लॉ की बात करते हैं तो वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पर काम करता है। अगर बात करते हैं प्रिंसिपल तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर जेट इंजन, हाँ जेट इंजन अलग होता है, जेट इंजन अलग होता है, रॉकेट अलग होता है, ठीक है। एक होता है जेट इंजन जो काफी विशाल होता है और काफी मतलब कह सकते हैं पावरफुल होता है, वो जेट इंजन होता है, रॉकेट अलग होता है। जेट इंजन किस पर काम करता है, तो वो भी मोमेंटम पर ही करता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम। आपको पता होगा लीनियर और एंगुलर में क्या होता है, जब कोई 3D होता है तो उसको एंगुलर बोलते हैं, और जब 2D होता है तो उसको लीनियर बोलते हैं। अगर आप फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे, खैर मेरा तो ऑनर्स ही फिजिक्स है, मैंने ISC किया है, तो जब 2D होता है उसको लीनियर बोलते हैं, जो 3D होता है उसको एंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जेट इंजन एंगुलर मोमेंटम पर नहीं काम करता है, लीनियर मोमेंटम पर काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जेट हवाई यान, ठीक है। मानव शरीर का भार कहां अधिक होता है, जैसे मान लो भार की मैं बात करता हूं तो हमारा जो वेट होगा वो कहां पर ज्यादा होगा। क्या हम, अगर मैं बात करता हूं ये
ये मैं बात करता हूं कि ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल और ये हो गया इक्वेटर। हमारा भार कहां पर ज्यादा होगा, क्या इक्वेटर पर होगा या ध्रुवों पर होगा? तो याद रखिएगा मनुष्य का सबसे ज्यादा भार जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। काहे होता है भैया? तो ध्रुव पर जो होता है वो प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए सबसे जो मैक्सिमम वेट होगा एट द पोल्स ध्रुवों पर अधिकतम होगा। क्लियर है? यानी अगर हम इक्वेटर के आसपास है तो हमारा वेट कम है, ध्रुव पर जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। वायुमंडल दाब का अचानक गिरना, वायुमंडल दाब अचानक से गिर जाए तो मान लो कि अचानक से आए तो तूफान आने वाली है। ठीक है, कहते हैं ना जब सब कुछ शांत है तो सोचो कि तूफान का ये एक तरह से आगमन है, और जब वायुमंडल अचानक से गिरता है तो तूफान आता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से सीधे लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर से क्या होती है, गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और तूफान को क्रिएट करेंगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, जाहिर सी बात है अभी तो खैर हमारे यहां बाढ़ आया हुआ है, लेकिन कभी कभी जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो गंगा जी में क्या होता है, नाव में बिल्कुल स्थिर पानी होता है। तो उस समय जो नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर तट पर आना चाहता है तो तट पर आने के लिए क्या होगा, अगर वो तट के तरफ आएगा तो उसकी नाव पीछे की तरफ जाएगी, यानी अगर वो किनारे की ओर चला जाए तो उसकी नाव कहां जाएगी, तो उसकी नाव किनारे की ओर बढ़ेगी नहीं, किनारे से दूर बढ़ेगी। और यह भी हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ पर काम करता है, यानी आपने एक्शन किया आगे की ओर और वो रिएक्शन हुआ पीछे की ओर। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी की सतह नीचे आ जाएगी, पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, पानी की सतह ऊपर उठेगी और फिर नीचे गिरेगी, या फिर पानी की सतह पर। तो याद रखिएगा, बात करते हैं अगर मैं पानी लेता हूं और पानी में बर्फ डालता हूं, पानी में अगर बर्फ डालता हूं तो पानी में अगर बर्फ डाल रहे हैं, व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर। ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है, याद रखिएगा। अगर पानी में बर्फ तैर रहा है और बर्फ पिघल गया तो भी जो होगा उसका लेवल सेम रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही बर्फ पानी में जाता है पानी का लेवल खुद ब खुद उतना पहुंच जाता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को दबा के शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, सेम वही बात है भैया, पानी का स्तर वही रहेगा जब पानी का स्तर वही रहेगा। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा दबा के शेयर करें। 25 का सी। चलिए, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, तो जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन वही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये रहा आपका 27 क्वेश्चन बिहार पुलिस का, और उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि साइंस को मैं 2 पार्ट में लेकर आऊंगा, इसमें 27 क्वेश्चन होगा और बाकी आपको 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए वैसे बच्चे जो अभी जुड़ रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मिथिलेश कुमार, आप जय हिंद अभी बोल रहे हो तो मैं भी बोल रहा हूं लास्ट टाइम में, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, दैट्स ऑल इनफ। ठीक है।